पार्टनरशिप, आपके सिलेबस में पार्टनरशिप का सबसे बड़ा वेटेज है। 80 मार्क के पेपर में से मोर देन 50 मार्क्स इसी टॉपिक का है। यस और नो? अब ये शुरू होगा तो आई थिंक ये लास्ट तक। मेरी बात ध्यान से सुनो। पार्टनरशिप आपने उसी में पढ़ा है, फिर भी मैं कुछ चीजें आपको नॉर्मली बता देता हूं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आके म्यूचुअली एक दूसरे से एग्री होकर साथ में बिजनेस करने को डिसाइड करते हैं। यस और नो? और ये डिसाइड करते हैं कि बिजनेस में जो भी वो कमाएंगे सब आपस में बांट के लेंगे। मोस्टली बिजनेस किसके लिए होता है? प्रॉफिट करने के लिए। प्रॉफिट कमाने के बाद वो प्रॉफिट क्या किया जाएगा? बांट के लिया जाएगा उन सब में। हाँ या नहीं? जरूरी नहीं कि बिजनेस सब लोग मिलके ही चलाए। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग चलाए कुछ लोग ना चलाए, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई एक व्यक्ति ही सबके बिहाफ में पूरे बिजनेस को चलाए। यस और नो? डिपेंड करता है कि उनके बीच में क्या बातें तय हुई। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 आने के बाद ये टाइप का बिजनेस इंडिया में शुरू हुआ, ऐसा नहीं। बिजनेस पहले से था, पर क्योंकि बिजनेस के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे तो बहुत सारे झगड़े होते थे, बहुत सारे विवाद होते थे, लोग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते थे और लोग कोर्ट तक चले जाते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये ऑफकोर्स 1932 का एक्ट है, आजादी मिली नहीं थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंडिया में एक कानून होना चाहिए जिसके अंडर में ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन रूल्ड हो, जो इस कानून के हिसाब से चले। क्योंकि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कोर्ट इस कानून के हिसाब से लोगों को वर्डिक्ट दे सके, जजमेंट दे सके, किसके पक्ष में जाना है, किसके विपक्ष में जाना है। यस और नो? तो इस एक्ट में सबसे पहले दिया है पार्टनरशिप का मीनिंग। क्या दिया है? पार्टनरशिप का डेफिनेशन या मीनिंग, जो भी हो। डेफिनेशन कहता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 बहुत क्लियरली कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन। पार्टनरशिप एक रिश्ता है। किस चीज का रिश्ता है? बिटवीन द पर्सन, लोगों के बीच में। काई का रिश्ता है? who have agreed, वो उन लोगों के बीच में जो किस बात पे एग्री करते हैं? टू शेयर, जो शेयर करने को तैयार है, बांटने को तैयार है। क्या बांटने को तैयार है? प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस मतलब ये एक बिजनेस रिलेशन है उन लोगों के बीच में जो उस बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में बांट के लेना चाहते हैं। यस और नो? ये बिजनेस कौन चलाएगा? तो कहते हैं वो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब मिलके उस बिजनेस को चलाएंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक सबके बिहाफ में मिलके बिजनेस को चलाएगा। यस और नो? तो पार्टनरशिप एक बिजनेस रिलेशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होगा? 2। हाँ या नहीं? कुछ साइलेंट फीचर्स लिखते हुए चल रहा हूं। हाँ, फीचर्स। सबसे पहला फीचर है नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स। सर अगर ये लोगों के बीच में रिलेशन है तो कितने लोग हो सकते हैं? यस और नो? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, मिनिमम 2 members, minimum 2 partners, 2 partners और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। सर ये अजीब बात है, नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए वो तो आप दूसरे कानून से बता रहे हो। पार्टनरशिप फर्म में ना, पार्टनरशिप जो एक्ट वाला 1932 उसमें कभी ये बात लिखी ही नहीं गई कि कितने नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते। तो जब देश आजाद हुआ
तो जब पहली बार कंपनीज एक्ट बना, दैट इज इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, जब वो फॉर्म हुआ तो उसमें डिफाइन किया गया कि अगर कोई भारत में पार्टनरशिप बनेगा, कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप का होगा, तो उसका मिनिमम नंबर 2 होगा, मैक्सिमम 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस एंड 20 फॉर नॉन बैंकिंग बिजनेस। लेकिन फिर 2013 में कानून को बदल दिया गया। भारत में कॉर्पोरेट के लिए एक नया एक्ट आया, दैट इज इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, जहां पे उसको और लिमिट कर दिया। क्या लिमिट कर दिया कि मिनिमम नंबर कितना रहेगा 2, मैक्सिमम नंबर वो हो सकता है मैक्सिममली, एक्चुअली वो जब रूल लागू होगा तो ये रूल जहां तक जाएगा वो 100 नंबर तक का लिमिट है, बट एट प्रेजेंट एक्टिव कितना है 50। कितना है 50। तो तुम क्या लिखोगे, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। नहीं समझा? हाँ या नहीं? किसी ने पूछा कहाँ लिखा है तो बताना, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। किसी ने पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है, पार्टनरशिप एक्ट में कभी भी नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में लिखा ही नहीं। अच्छा, ये पहला फीचर तो ये है कि पार्टनरशिप में कितने नंबर हो सकते हैं, तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर, ये एक म्यूचुअल एजेंसी है। म्यूचुअल एजेंसी, व्हाट इज द म्यूचुअल एजेंसी मीन्स? एजेंसी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, और म्यूचुअल का मतलब है जो सबकी सहमति से चलता है, कॉमन नहीं, सबकी सहमति से। यस और नो? सबकी सहमति से चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स ऑल द डिसीजंस टेकन इनटू द फर्म will be decided by all partners. Yes or no? Every decision taken will be after the, या ऐसा लिखो, it is mutual in partnership firm. Decisions are taken by all partners mutually. ना? Yes or no? पार्टनरशिप फर्म में सारे डिसीजन सभी पार्टनर क्या करेंगे, मिलके लेंगे। हाँ या नहीं? कोई एक पूरे फर्म के बारे में डिसाइड नहीं करेगा। चला भले एक सकता है, पर डिसीजन में सबकी सहमति होनी, सबका कंसेंट होना चाहिए। सबके कंसेंट से ये बिजनेस चलेगा। सब पार्टनर्स के समान अधिकार है बिजनेस में। सारे पार्टनर्स के अधिकार बिजनेस में क्या है, इक्वल है। यस और इक्वल राइट्स है सबके। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो पार्टनरशिप फॉर्म में होता है, दैट इज व्हाट, एग्रीमेंट। क्या होता है? द वर्ड एग्रीमेंट मीन्स, एग्री का मतलब जिसपे सहमति हो, एग्रीमेंट इज अ स्टेटमेंट का पार्ट, मीन्स द कंडीशन ऑन विच ऑल पार्टीज आर एग्रीड। यस और नो? दैट स्टेटमेंट्स ऑन विच ऑल पार्टीज आर एग्रीड, जहां पे सभी लोग सहमत हो। देखो पार्टनरशिप है, ऑफ कोर्स पार्टनरशिप किसके बीच में होती है? अरे हाँ, वो तो पर्सन के बीच में होगी, मतलब कौन पर्सन? दुश्मन दुश्मन मिलके पार्टनरशिप करेंगे ना? कौन करेगा? दोस्त, मोस्टली दोस्त ही मिलके पार्टनरशिप करते, भाई भाई नहीं मिलके पार्टनरशिप करते। पिता पुत्र, माँ बेटा, भाई बहन, नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर पापा और बेटा मिलके पार्टनरशिप करेंगे तो बेटा क्या कमाता है ये पापा को मालूम रहेगा, और पापा कभी बेटे को फालतू खर्चा करने देंगे ही। हस्बैंड वाइफ ने मिलके पार्टनरशिप में किया तो डाइवोर्स कंफर्म है। हाँ हाँ की बात नहीं।
तू शादी के बाद अपने बीवी के साथ पार्टनरशिप फर्म ही ओपन करना। जब तेरी बीवी छोड़ के जाएगी तब मेरे से मिलना, और मैं मिलते ही कहूंगा हा हा हा। बहुत सीधी सी बात है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में पार्टनरशिप हुआ तो मुश्किल क्या होता है, देखो अच्छे रिलेशंस में अगर मनी इन्वॉल्व हो जाए ना तो रिलेशन बर्बाद हो जाते हैं। पैसे का लेन देन, बिजनेस का झगड़ा घर तक आ जाता है। बिजनेस का झगड़ा घर तक आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम दोनों ने मिलके बिजनेस किया। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो हम लोग दोनों एक सीए फर्म चला रहे ना, ये भी सीए है मैं भी सीए हूँ, हाँ या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर ये पिता है मैं पुत्र हूँ। किसी पार्टी की तरफ गए, वो बोला सर थोड़ा थोड़ा तो लेना पड़ेगा। अब उस टेबल पे बैठ के पापा और बेटे, इज इट पॉसिबल? लोग जानते हैं ना कि फर्म को चलाने के लिए बहुत से टाइम ना आपको कस्टमर्स के साथ व्यवहार करने के टाइम पे आप ऑकवर्ड हो जाओगे अगर आप अपने फैमिलीज के साथ पार्टनरशिप करोगे। तो सब ऐसा नहीं कह रहा कि होता ही नहीं, करने को लोग पागलपन कुछ भी कर सकते, बट मोस्टली फर्म कहाँ क्रिएट होता है? दोस्तों के बीच में। क्यों? क्योंकि हमको अपने माँ बाप से ज्यादा दोस्त पे विश्वास है। जो बात हम अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताते ना, वो हम दोस्त को ही बताते हैं। ये अलग बात है कि ऐसा होने से आपको बाद में तकलीफ ही होगी, क्योंकि हमारा ट्रस्ट हमारे भाई बहन से ज्यादा, मम्मी पापा से, रिलेटिव से ज्यादा ट्रस्ट किस पे होता है? दोस्त पे। और हम नॉर्मली अपनी फैमिली को तभी ये बात बताते जब हम उनके साथ फ्रेंडली हो जाते। अगर आप मम्मी पापा से फ्रेंडली हो तब आप उनसे नहीं छुपाओगे, क्योंकि आप उनके साथ वो रिलेशन मेंटेन कर रहे हो फ्रेंड। ये बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है। पार्टनर्स के बीच में क्या है? ट्रस्ट। यस और नो? तो एग्रीमेंट इस बात के लिए बनाया जाता है कि भाई ठीक है हम बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, कंडीशन क्लियर हो जाए, नहीं तो बाद में झगड़े हो जाएंगे। ऐसा कहीं एक्ट में लिखा नहीं कि एग्रीमेंट होना ही चाहिए, पर एग्रीमेंट करोगे तो अच्छा है। एक कॉन्ट्रैक्ट करके ले लो, आया नहीं। व्हाट इज द एग्रीमेंट? कहते हैं एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों तरीके के हो सकते हैं। इट मे बी ओरल और रिटर्न ना, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। हम दोनों दोस्त थे, मिल के पार्टनरशिप खोलना चाहते, मुंह से डिसाइड हो गया, देख जो भी कमाएंगे आधा आधा लेंगे, आया नहीं, हाँ बोलिए। इतना इतने धीरे से घर पे भी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? हाँ, तो आधा आधा प्रॉफिट बांटेंगे। बहुत अच्छी बात। फिर प्रॉफिट हो गया 1 करोड़ रुपए का। प्रॉफिट कितना हो गया? 1 करोड़। पूरा बिजनेस मैं ही संभाल रहा था। मैंने इसको एक भी पैसा नहीं दिया, बोला नहीं दूंगा। मैंने मना कर दिया, प्रॉफिट ही नहीं दूंगा तेरे को। अरे ऐसा क्यों? अरे मैंने अकेले मेहनत किया, मैं क्या दूं? पूरा प्रॉफिट मेरा है। ये चला जाएगा कोर्ट, सर चीटिंग कर रहे मेरे साथ, बोलेगा ना? क्या सबूत है तेरे पास? सर ने बोला था आधा आधा बांटेंगे, बोला था ना, मैं बोल रहा हूं नहीं देगा। जीप पे थोड़ी सा कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, यस और नो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते, मैं ये कह रहा हूं कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करना कोर्ट में बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ना। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रेफरेबल कौन सा है? रिटर्न। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कहते हैं रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट या रिटर्न एग्रीमेंट between partners is called as पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं उसको? पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं उसको? पार्टनरशिप डीड। इट कंटेन्स all the rules and
रेगुलेशन, फर्म के जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, फर्म कैसे चलेगा, कौन क्या करेगा, किसके हिस्से क्या होगा, सब बातें पहले से डिसाइड होना इसमें लिखा होना चाहिए। यस और नो। तो जब पार्टनर्स अपने बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डील। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डील। जैसा इस देश में कैसे लोगों को रहना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब चीज इस देश में कहाँ लिखी है? कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? कि हमारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं ना, सारी चीजें। यस और नो। आपके अधिकार क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, सब चीजें लिखी है। और देश इसी संविधान से चलता है। वैसे ही फर्म का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसे आप क्या कहोगे? पार्टनरशिप डील। अगर बना तो इसी के हिसाब से पूरा फर्म चलेगा। यस और नो? इसमें सारी बातें पहले से लिखी होनी चाहिए। तो फर्म में एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फर्म में एग्रीमेंट होता है which is called as partnership deed if it is in a written form. Yes or no? Next, number 4. क्या क्या हो गया? नंबर हो गया पार्टनर्स का, म्यूचुअल एजेंसी हो गई, एग्रीमेंट हो गया। यस और नो? लॉफुल बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए ना? मतलब एनी बिजनेस, आप पार्टनरशिप में क्या कर सकते हो? एनी बिजनेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन ना, प्रोडक्शन का बिजनेस हो सकता है, प्रोफेशन एंड सर्विसेज which is legal in इंडिया। आप बिजनेस में ट्रेड कर सकते हो, सर्विस एंड ट्रेड भी हो सकता है ना? यस और नो? ट्रेड भी कर सकते हो और सर्विस भी दे सकते हो। आप बिजनेस किसी का भी कर सकते हो, प्रोडक्शन का बिजनेस कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग का, आप प्रोफेशन का कर सकते हो, ट्रेड खरीदी बेचने का कर सकते हो, सर्विसेज का कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला काम भी कर सकते हो। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, बस कंडीशन क्या है? वो क्या होना चाहिए? लीगली। ये और मैं मिलकर पार्टनरशिप करने को गए, हमने डिसाइड किया अफीम बेचेंगे। हाँ या नहीं? विच इज नॉट लीगल इन इंडिया। ऐसा नहीं बोल के बोल सकते हमने फर्म चालू किया, नहीं। फर्म में क्या होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस, लीगल बिजनेस होना चाहिए। हाँ या नहीं? प्रोफेशनल बोला तो जैसे डॉक्टर का फर्म हो सकता है, सीए का फर्म हो सकता है, सीएस का फर्म हो सकता है, इंजीनियर्स का फर्म हो सकता है ना? हाँ या नहीं? जो प्रोफेशनल वाली सर्विसेज हैं उनके हो सकते हैं, प्रोडक्शन वाले हाउसेस हैं उनके हो सकते हैं, ट्रेड वाले हैं उनके हो सकते हैं, अदर सर्विसेज वाले उनके हो सकते हैं। फर्म किसी का भी हो सकता है, बस ख्याल किस बात का हो? लीगल बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए इन इंडिया। कितना हो गया था? 4। पांचवा रजिस्ट्रेशन। पांचवा क्या है? रजिस्ट्रेशन। एक registration of the firm is voluntary in India, but it is compulsory in the state of महाराष्ट्र। पूरे भारत में इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। आप बिना आरओसी के पास फाइलिंग किए हुए अपना पार्टनरशिप फर्म चला सकते हो, बट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आप बिना रजिस्ट्रेशन करवाए अपने फर्म का यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो लोग यहाँ पे आपको
मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आपको फर्म को रजिस्टर करना ही पड़ेगा आरओसी के पास। जैसे कंपनी रजिस्टर होती वैसे फर्म भी रजिस्टर होगा। समझ में आएगा? कंपनी रजिस्टर करने का मतलब क्या होता है कि कंपनी जितनी भी एक्टिविटी करेगी वो सारी चीजें फाइलिंग करेगी आरओसी के पास, सेबी के पास ना। पार्टनरशिप फर्म का भी ऐसा ही है, बिजनेस या जो भी करोगे आपको आरओसी के पास सबमिशन देना पड़ेगा। कोई तो आपके ऊपर नजर रखने वाला ही चाहिए। यस और नो? नहीं समझा? नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड एज नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना। pre-decided proportion to share profits of the business among partners. Yes or no? पार्टनरशिप करोगे तो पार्टनरशिप में सबसे बेहतरीन बात क्या है, इस बिजनेस में प्रॉफिट का बंटवारा होता है। प्रॉफिट का क्या होता है? बंटवारा। जो पहले से डिसाइडेड होता है। प्री डिसाइडेड का मतलब पहले से तय होता है, भाई जो भी कमाएंगे आधा आधा लेंगे। ऐसा नहीं कि कमाने के बाद बताते कि तू कितना लेगा और मैं कितना लूंगा, नहीं। चीजें पहले डिसाइड होती है कि अगर अपन आज बिजनेस चालू कर रहे, साल भर बिजनेस करेंगे, साल के एंड में प्रॉफिट होगा या लॉस, जो भी होगा कैसे बांटेंगे, हाफ हाफ, वन थर्ड, वन फोर्थ, जैसा भी डिसाइडेड होगा आपका। यस और नो? मेरा कहने का इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि पहले से वो प्रोपोर्शन डिसाइड होना चाहिए, होता है। यस और नो? उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग। नॉर्मली लोग प्रॉफिट का बंटवारे के हिसाब से ही बात करते, लॉस हुआ तो बाय डिफॉल्ट उसी रेशो में लेंगे। भाई अच्छी चीजें जिस रेशो में लेके गए उसी रेशो में बुराई भी हजम करनी पड़ेगी, हाँ या नहीं? कमाया तो 1:1 के रेशो में लेके गए, तो नुकसान हुआ तो वो भी 1:1 में बात के लेना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। यस और नो? ऐसा उसके लिए कोई अलग से लॉस शेयरिंग रेशो नहीं होता, जो पीएसआर होता है उसी रेशो में लॉस को भी बांट के लिया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? लास्ट और आई थिंक सबसे मजेदार, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड व्हाट डज मीन बाय अनलिमिटेड लायबिलिटीज? क्या हो गया? इफ firm is unable to pay its business dates from its business assets, then partners are liable to pay them from their पर्सनल एसेट्स। बराबर है कि नहीं? इसी को अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते ना, कि अगर बिजनेस के एसेट में से हमने बिजनेस की लायबिलिटी नहीं भर पाए तो पार्टनर्स को अपने घर के एसेट्स बेच के बिजनेस की लायबिलिटी को फुलफिल करना पड़ेगा। यस और नो? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? अनलिमिटेड लायबिलिटी। इफ फर्म इज अनेबल टू पे इट्स डेट, बिजनेस डेट्स ना, जो उसके बिजनेस के लायबिलिटीज हैं, यस और नो, पेबल्स है, अगर वो बिजनेस के एसेट्स से उसका फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहा है, इज अनेबल टू पे फ्रॉम द बिजनेस एसेट, सो द पार्टनर्स आर लायबल। तो इस सिचुएशन में कौन लायबल होगा? पार्टनर्स। वो लायबल होंगे टू पे, यस और नो, फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट्स। नॉर्मली इसे ही क्या कहते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी।
क्या कहते हैं? यस और नो? लेकिन पार्टनरशिप में इससे थोड़ा और ज्यादा मजा है। लायबिलिटी सिर्फ अनलिमिटेड ही नहीं होती, साथ में क्या होता है कहते हैं, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर is liabilities of the partner liabilities of the partner is joint and several. Yes or no? उससे भी मजेदार पार्ट क्या है? जॉइंट एंड, क्या मतलब होता है जॉइंट एंड सेवरल? कहते हैं मान के चलो 3 पार्टनर है, हाँ या नहीं? बिजनेस का नुकसान हुआ 60,000 रुपए। कितना नुकसान हुआ? 60,000। मतलब बिजनेस ने अपने सारे एसेट बेचने के बाद भी पैसा नहीं दे पाए, 60,000 रुपए बच गया। तो ये 60,000 कौन भरेंगे? पार्टनर्स। कौन भरेंगे? पार्टनर्स। बिजनेस में 3 पार्टनर थे, ए बी और सी। कौन थे? ए बी और सी। इक्वल पार्टनर्स। कितने थे? इक्वल पार्टनर्स। मतलब 60,000 तीनों इक्वली पे करेंगे ना, हाँ या नहीं? 20,000, 20,000 और 20,000। इसने 20,000 अपने हिस्से का भर दिया घर से, हाँ या नहीं? उसने भी 20,000 अपने घर से भर दिया। ये तीसरा वाला, हम लोग इसे घर गए पैसा भरने के लिए, इसका घर भी बेचा, सब बेच के मिला 2 रुपया। कितना मिला? मतलब 19,998 रुपए, 19,998 रुपीज अभी भी बाकी है, बकाया है, हाँ या नहीं? इसने हाथ खड़े कर दिया था, माझ्याकडे काहीच नहीं, मेरे पास कुछ भी पैसा। तो अब इसकी जो पेमेंट वाली लायबिलिटी है वो कौन भरेंगे? इसके बाकी के दोनों पार्टनर। अरे सर हम, हाँ तुम ही भरोगे। क्यों? पार्टनर हो ना, लायबिलिटी ज्वाइंट है। यस और नो? इसको कहते हैं ज्वाइंट लायबिलिटी। क्या कहते हैं? ज्वाइंट लायबिलिटी। एंड सेवरल का मतलब ये है कि अगर इसकी लायबिलिटी भरते भरते ये भी कंगाल हो गया तो टेंशन नहीं, तू है ना, तू वो भी भरेगा। यस और नो? सेवरल का मतलब ये है कि सिंपल सी बात, या तो लायबिलिटी खत्म हो जाए या सारे पार्टनर्स का एसेट खत्म हो जाए, तब तक नहीं रुकेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझा? ये मजेदार पार्ट है। अब तो हम पार्टनरशिप करेंगे ही करेंगे ना। तो पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड तो होती है, फर्म नहीं भर पाया तो पार्टनर भरेंगे। लेकिन पार्टनर्स में भी एक मजेदार पार्ट क्या है कि इनकी लायबिलिटी आपस में क्या होती है? ज्वाइंट एंड सेवरल, हाँ या नहीं? मैं तो डूबूंगा सनम, तुझे भी ले डूबूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अगर एक पार्टनर अनेबल है अपनी लायबिलिटी पे करने को, तो बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर है वो उसकी लायबिलिटी बेयर करेंगे। दूसरा भी अनलिमिटेड, दूसरा भी अगर अनेबल हो गया तो तीसरा भरेगा, हाँ या नहीं? अब ये मत पूछना कि तीनों ही कंगाल हो गए तो क्या। समय आएगा तो बताऊंगा कि इस कंगाली का रीजन क्या है और कैसे इसको देखा जा सकता है। फिलहाल इंपॉर्टेंट, इसके अलावा बहुत सारे फीचर और भी है, पर मैं उतना थियोरेटिकल जाने वाला नहीं। तो इंपॉर्टेंट जो 7 फीचर होने चाहिए थे वो बता दिया। नंबर्स ना, रजिस्ट्रेशन, यस और नो, म्यूचुअल एजेंसी, पीएसआर, अनलिमिटेड लायबिलिटी, प्रॉफिट शेयरिंग, हाँ या नहीं? क्या छूट गया रे? एग्रीमेंट और लॉफुल बिजनेस ना। नहीं समझा? सबको समझा? नेक्स्ट लास्ट, आज के लिए इतना थियरी इंपॉर्टेंट बहुत होगी, ज्यादा पढ़ा दूंगा तो तुम्हारा दिमाग से उड़ जाएगा। नेक्स्ट, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, सर आपने कहा कि वो एग्रीमेंट बनना चाहिए, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ या नहीं? दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। तो सर उसमें क्या क्या कंटेंट होने चाहिए? उसमें क्या क्या कंटेंट होने चाहिए? भाई एक अच्छे पार्टनरशिप डीड में, मतलब अगर अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, अगर आपको बोल रहा हूं कि संविधान बनाना है बिजनेस का, तो ऐसा बनाओ जिसमें आपके बिजनेस में कम से कम तकलीफ हो, कम से कम झगड़े हो,
तो आप वो सारे पॉइंट कवर करने को सोचोगे जहां जिसकी वजह से झगड़े हो सकते। वो सारी बातें अगर पहले से ही डिसाइड हो जाए तो आगे झगड़े होंगे ही नहीं। झगड़े कब होते हैं? जब हमारा कोई बात को लेके आपस में सहमति नहीं बनता। यस और नो? तो पहले ही से ही उन बातों को सहमति पे रह लो ताकि आगे चल के कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ना, और अगर हुआ तो टेंशन ना हो, फटाक से सॉल्व हो जाए। यस और नो? एक्ट ने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें कही। ये अलग बात है कि हम इंडियन मेंटालिटी वाले लोग दोस्ती यारी में थोड़ी देखते हैं। कानून दोस्ती के बीच में आएगा क्या? कभी नहीं। यस और नो? लेकिन कानून का तो काम है पहले से कुछ बातें बताना कि आपने डीड में क्या क्या रखना चाहिए। मैं पहले बता देता हूं कि डीड में क्या क्या होना चाहिए, फिर बाद में देखेंगे कि अगर नहीं बनाए तो क्या होगा। यस और नो? अच्छी और बुरी दोनों पहलू देखेंगे। तो सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट बनेगा उसमें क्या क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे पहला तो नाम होना चाहिए, नेम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस। यस और नो? ऑफ द फर्म। भाई आपके फर्म का नाम क्या है? तो पहले आपने डिसाइड करना पड़ेगा बैठ के कि हम अपने फर्म का नाम क्या रखेंगे। हाँ यानी रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसका ऑफिस का एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। नंबर 2, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। नेम एंड इस फर्म के पार्टनर, इस फर्म के कौन कौन पार्टनर्स हैं, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं। हाँ या नहीं? यस और नो? नंबर 3, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। भाई हर पार्टनर ने इस फर्म को कितना पैसा दिया है, हाँ या नहीं, वो भी लिखा होना चाहिए। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हाँ या नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग की अगर फायदा हुआ तो किस हिसाब से बांटा जाएगा, नुकसान किस हिस्से से बांटा जाएगा, हाँ या नहीं। नंबर 6, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया है, हाँ या नहीं, कुछ बिजनेस में से पर्सनल के लिए लेके गया तो उसने कितना इंटरेस्ट भरना चाहिए, हाँ या नहीं। अच्छा मैंने 5 नहीं लिखा, ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में से कुछ विड्रॉ किया, हाँ या नहीं, ऐसा अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो सब घर में कुछ ना कुछ देके जाएंगे ना, खत्म ही हो जाएगा बिजनेस में से। वड़ा पाव का बिजनेस शुरू किया हमने मिलके, हाँ या नहीं, पहले इसने 5 वड़ा पाव बने, दोस्त को दे दिया, अरे तुम्हारा मित्र है। फिर से 5 बना, घर पे मेहमान आए, सब वड़ा पाव इसी के भर के हुआ। दूसरा दिन मैं अपने बदले के लिए आया, यस और नो, और जितने भी वड़ा पाव बने मैंने अपने घर भेज दिए। बिजनेस चलेगा क्या? ड्राइंग के लिए ऊपर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा रेगुलेशन होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो, इफ इट इज एज पर योर रिक्वायरमेंट ना, मैंडेटरी नहीं बोल रहा हूं, बट इफ यू वांट दिस सो यू हैव टू मेंशन इट फर्स्ट। यस और नो? आपको इसे पहला मेंशन करना चाहिए, इट शुड बी यस और नो। तो अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उल्टा भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि अगर पार्टनर्स ने फर्म को कैपिटल दिया है तो उनको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर पार्टनर्स आपस में इस बात को लेके सहमत है कि हमने फर्म से इंटरेस्ट लेना चाहिए तो इंटरेस्ट का रेट पहला ही डिसाइड हो जाना चाहिए। यस और नो? हाँ या नहीं? नहीं तो झगड़ा इसकी वजह से भी होता है, इसकी इंटरेस्ट लेने की बारी आई तो इसको 5% दिया और इन दोनों ने खुद भी 10% ले लिया, वो झगड़ा करेगा ना, मेरे को 5 क्यों और तुमको 10 क्यों, हाँ या नहीं। पहले से डिसाइड होना चाहिए। बात समझ में आएगा? नहीं समझे? नंबर 7, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में सीरियसली काम कर रहा है, यस और नो, तो उसका सैलरी कितना होना चाहिए, सैलरी ऑफ अ पार्टनर, सैलरी ऑफ अ 5 पार्टनर थे, ये 5 लोग, ये चारों एक नंबर के आलसी। वो दो बोलते हम विदेश में रहते, ये बोलता है मैं काम पे जाता हूँ, और ये बोलता है कि भाई मेरे को घर पे वाइफ बहुत काम देती है, घर का काम पे ही खत्म नहीं होता। ये बेचारा अकेले आता है, बिजनेस का शटर ओपन करता है, रोज काम करता है, इसकी वाइफ रोज इसको टोचन देती है।
क्या रे, तू ही अकेला है क्या? वो लोग नहीं है क्या? एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हाँ या नहीं? तो इसने क्या किया, एक दिन आया और ऐसा अचानक से आया और कैश काउंटर में से निकाल लिया 10,000 रुपए, जेब में रख लिया, बोलते मेरा सैलरी है। इनको पता चलेगा तो झगड़ा करेंगे, कैसे रख लिया तू 10,000, किससे पूछ के रखा? अरे मैं चलाता हूँ बिजनेस। हाँ तो तुम हम भी चलाएंगे, नहीं चला तुम भी मत चला। यस और नो, झगड़ा हो सकता है। तो अगर कोई बिजनेस में पार्टनर काम करेगा, एक्टिवली काम करेगा और सैलरी चाहता है, तो वह पहले से डिसाइड होना चाहिए कि उसको सैलरी कितना मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसने 10 ले लिया तो अगले साल वो 20 ले लेगा, झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा इस बात पे भी हो सकता है ना कि इसने कितना ज्यादा सैलरी ले लिया। यस और नो? तो पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर सैलरी भी लेना चाहता है तो ये बात पहले से डिसाइड होनी चाहिए कि उसको कितनी सैलरी मिलेगी। यस और नो? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सब देते, हाँ या नहीं? लेकिन बुरे वक्त में कभी कभी फर्म को पैसा चाहिए, कैपिटल तो तीनों ने दिया है पर फिर भी और पैसा चाहिए, तो इसने बोला ठीक है मेरे घर पे पैसा पड़ा हुआ है मैं एक्स्ट्रा दे देता हूं। यस और नो? एज अ लोन, एज अ लोन। देखो उसने कैपिटल के अलावा पैसा दिया, तो फर्म की जिम्मेदारी है कि उसको क्या देना चाहिए? इंटरेस्ट। क्या देना चाहिए? इंटरेस्ट। भाई आप बाहर से लोन लेते तो इंटरेस्ट भरते ही ना, तो उसको भी तो इंटरेस्ट देना। यस और नो? या फिर किसी पार्टनर ने बिजनेस से लोन ले लिया तो फर्म ने उससे कितना इंटरेस्ट लेना चाहिए, ये बात। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, आइदर गिवन और टेकन, दोनों का रेट पहले से तय होना, वो इस डेट में लिखा होना चाहिए। नहीं समझा? नंबर 9, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर ने भीड़ थोड़ी बोला नहीं है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर मैटर नहीं कर रहे लेके आ 100 बच्चे, ऐसा नहीं। एडमिशन ऑफ पार्टनर 3 लोग थे, हाँ या नहीं? म्यूचुअली डिसाइड किया कि सबने मिलकर डिसाइड किया कि उसको पार्टनर लेके आना है। तो किसी को नया पार्टनर बनाने के कायदे कानून क्या है, क्या उससे अपन लेंगे, हाँ या नहीं? कितना पैसा लेंगे, कैसा सेटलमेंट करेंगे, वो सब चीज पहले से डिसाइड होना चाहिए। किसी को भी पार्टनर बनाने का जो कायदा कानून है वो आपने पहले से लिखा होना चाहिए। यस और नो? कोई बिजनेस छोड़ के जा रहा है, हाँ या नहीं? दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ, कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो उस पार्टनर के रिटायरमेंट पे उसको सेटलमेंट में कितना पैसा दिया जाएगा, कैसा पेमेंट किया जाएगा, क्या क्या सेटल किया जाएगा, वो सब कायदे कानून किसी को रिटायर करने की क्या है वो भी आपने प्रॉपरली मेंशन करना चाहिए। एक डीड में ये बात होनी चाहिए ना, हाँ या नहीं? सोचो अगर वो दुनिया ही छोड़ के जा रहे तो डेथ ऑफ अ पार्टनर, हो सकता है ना ये सब बातें? हंस रहे हो? अभी बताता हूँ तुमको रात की बात। रुको तो 5 मिनट रुको जरा, हाँ सबर करो। डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो गई, इफ एनी पार्टनर इज डाइड, डिसीज्ड, तो उसका फाइनल सेटलमेंट कैसा होगा, किसको दिया जाएगा, कैसा अमाउंट कैलकुलेट होगा, यस और नो? क्या प्रोसीजर होगा, ये सब बातें भी आपने प्रॉपरली मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर इससे भी काम नहीं बना और समझो किसी बुरे वक्त में बिजनेस को बंद ही करना पड़ गया, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ना, अगर बिजनेस को ही बंद करना पड़ गया, मतलब किसी को लाके भगा के मार के नहीं काम चला तो बंद ही करना पड़ेगा। यस और नो? बंद करने के लिए कैसे बिजनेस बंद होगा, क्या तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे, कैसे एसेट्स को बेचा जाएगा, कैसे लाइबिलिटीज को पे किया जाएगा और पे करने का पार्टनर्स में कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखा होना चाहिए। यस और नो? नंबर 13, राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स अधिकार ना, पावर्स फर्म का और पार्टनर्स का क्या है,
प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्म की और पार्टनर्स की क्या है, प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। यस और नो, हाँ या नहीं? अच्छा, मैंने ऊपर लिखना भूल गया, इधर एक और पॉइंट आना चाहिए था। नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द ना, आप क्या कर रहे हो, प्रोफेशन में हो, सर्विस में हो, ट्रेड में हो, हाँ या नहीं? ट्रेड में हो तो काय का ट्रेड में, प्रोफेशन में हो तो किसका प्रोफेशन में, सीए का फर्म है, लॉयर का फर्म है, किसका फर्म है, वो आपने प्रॉपरली बिजनेस का मेंशन करना चाहिए। यस और नो? एक अच्छे पार्टनरशिप डीड में मेरे ख्याल से एक कम से कम 14 बातें होनी चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए। कुछ लोग हंस रहे थे ना, मैंने कहा रात की बात बताता हूँ। रात की बात ये है कि इसमें से ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, अगला 4 टॉपिक यही है। कोई पार्टनर को लाया तो कैसा, रिटायर किया तो कैसा, रिटायर ही हो गया तो कैसा, यस और नो, और बिजनेस को बंद करना पड़ गया तो कैसे। नहीं समझा? क्लियर? अगले 4 टॉपिक वही है। शुरुआत भले फाइनल अकाउंट से करेंगे और आगे जाके 4 टॉपिक और इस चैप्टर, ये पार्टनरशिप से टोटल 5 टॉपिक है। मैंने कहा ना 50 मार्क के ऊपर है, 50 मार्क के सारा टोटल है, वेटेज पकड़ा तो 50 मार्क के ऊपर है सिलेबस में। तो पार्टनरशिप तो आपको अच्छे से आना ही, नहीं समझा? कंफर्म? तो मैंने आज ये बात में मैं एंड कर रहा हूं इस बात को लेके कि फर्म के डीड में ये सब बातें होनी चाहिए। कल शुरुआत इसी बात से करेंगे कि अगर नहीं हुई तो क्या, हाँ या नहीं? शुरुआत कहां से लिखना शुरू करोगे? सबसे पहले आप शुरू करोगे मीनिंग से, डेफिनेशन। चलिए शुरू करिए। क्या हो गया बेटा? वाह,